नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज चैनल में। तो दोस्तों, आज लेकर आए हैं आपके लिए नई कहानी जिसका शीर्षक है पत्नी पर हुए अत्याचार की हद पार। तो बुजुर्ग पिता ने तोड़ी अपनी चुप्पी और दिया करारा जवाब। सास को नौकरानी बनाकर भी बहू खुश न हुई और हाथ से पराठे छीन लिए। और जब भी बहू के इस व्यवहार पर बेटा चुप रहा तो मजबूरन पिता को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। और फिर पिता ने दिया ऐसा करारा जवाब कि बेटे बहू दोनों सुन्न रह गए। शर्मीली, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। आज मेरी सहेलियां आने वाली हैं और उनके आने से पहले यहाँ बिल्कुल चकाचक कर दे। मुझे जरा भी गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। पूजा ने अपनी कामवाली से कहा तो शर्मीली बोली, अरे दीदी, कर तो रही हूँ, दो ही हाथ हैं मेरे। कल से यहाँ सब तो साफ किया था मैंने, फिर इतना गंदा कैसे हो गया? अरे तुझे क्या बताऊं शर्मीली, तुझे पता तो है ना, हमारे घर में दो बुढ़े बुढ़े बच्चे रहते हैं जिन्हें न रहने की तमीज है न पहनने ओढ़ने की। खाने पीने की तो बस पूछो ही मत। यहाँ भी उन्होंने ही किया धरा है। इतने बुढ़े हो गए हैं, पैर कब्र में लटक रहे हैं, लेकिन दो पैसे की तमीज नहीं है। अब तो मुंह कम चला और हाथ ज्यादा चला, फटाफट सफाई कर दे। तो शर्मीली बोली, दीदी देखो, अब मैं अगर यहाँ सफाई में लगी रहूंगी तो फिर आप कहोगी कि नाश्ता नहीं बना। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं? तो पूजा बोली, चल ठीक है, तू सफाई कर ले, मैं अपनी सास को बोलती हूँ खाना बनाने के लिए। वैसे भी यूं ही पड़े पड़े इनके हाथ पैरों में भी जंग लग जाएगा, क्योंकि इनका खुद का तो मन करेगा नहीं कि अपने हाथ पैरों को जरा चला लें। तो मजबूरन मुझे ही बोलना पड़ेगा। चल तू अपना काम कर, मैं जाती हूँ। मैं जाकर अभी काम करवाती हूँ, लेकिन हाँ, कहीं भी गंदगी न मिल जाए मुझे, वरना सोच लेना कि तेरा क्या हाल करूँगी। हाँ हाँ दीदी जी, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, पूरा घर एकदम चकाचक कर दूंगी। 1 घंटे में आएंगे ना आपकी सहेलियाँ, 1 घंटे में तो पूरा घर चमका दूंगी मैं। बड़ी खुश होती हुई शर्मीली बोली। तो पूजा भी वहां से अपनी सास की ओर निकल गई। पूजा की सास कमला जी बगीचे में बैठी स्वेटर बना रही थी कि तभी पूजा उनके पास पहुंची और बोली, अम्मा जी, यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हैं? क्या आपको पता नहीं कि आज मेरी सहेलियां घर आ रही हैं? हाँ बेटा, पता तो है कि तेरी सहेली आ रही है। पूजा की बात सुनकर अम्मा जी बोली। कमला जी ने बोला तो पूजा ने उनकी ओर तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, फिर भी आपको हर चीज मुझे ही बतानी पड़ेगी क्या? अगर पता है तो इतना खुद नहीं सोच सकती आप कि जाकर कुछ काम देख लें, या हर चीज मैं ही देखूं? पूजा की यह बात सुनकर कमल जी पूजा की ओर देखती हुई बोली, नहीं बेटा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तू बता, मैं तेरी क्या मदद करवा सकती हूँ? वो दरअसल तू ही कहती है ना कि हम ओल्ड फैशन हैं, हमें रहने सहने की तमीज़ नहीं है, तेरे हिसाब का कुछ आता नहीं हमें। इसीलिए मैं तो बीच में नहीं बोली और इसीलिए तेरे इस काम से अलग थी। मुझे लगा कि कहीं तू बुरा ना मान जाए, लेकिन अगर तुझे कोई परेशानी नहीं है तो मैं तेरी मदद करवा देती हूँ। उल्टा मुझे तो खुशी ही होगी ना। यह कहती हुई कमल जी बोली, बता बेटा, क्या मदद चाहिए तुझे? तो पूजा बोली, अब यह भी आपको मैं ही बताऊं क्या? वो शर्मीली घर की साफ सफाई में लगी हुई है, तो आप जाकर खाना देख लीजिए। इस पर कमला जी चुप हो गईं और उसकी ओर देखने लगीं। फिर सकुचाती हुई बोली, लेकिन बहू, पिछली बार जब मैंने खाना बनाया था तुम्हारी सहेलियों के लिए, तब तो तुमने और तुम्हारी सहेलियों ने उस खाने को फिकवा दिया था। तुम एक काम करो, तुम शर्मीली से ही बनवा लो खाना। तो पूजा बोली, आपके भी नखरे ही अलग हैं। जब आपसे कह रही हूँ कि खाना बना दीजिए तो बना नहीं सकती क्या? कि अब तो आपको भी दिखाई दे रहा है ना कि काम यहाँ पर इतना ज़्यादा है और काम करने वाला कोई नहीं है। नहीं तो मेरा कुछ नहीं है,
मैं तो शर्मीली को खाना बनाने में लगा दूंगी, पर वह महारानी की तरह किचन में खाना बनाएगी और आप नौकरानी की तरह घर में झाड़ू पोंछा करेंगी। क्या यह सब अच्छा लगेगा आपको? अगर आपको यही अच्छा लगता है तो ठीक है, मैं तो कह देती हूँ उसे, वही खाना बना देगी। यह सुनकर कमला जी बोली, बहू अगर तू कहती है तो मैं तेरी सहेलियों के लिए खाने को बना दूंगी। फिर बाद में यह मत कहना कि ऐसा बना है वैसा बना है। शर्मीली सफाई कर रही है तो कर लेने दे उसे। मैं अभी आती हूँ किचन में खाना बनाने। तू जाकर अपने बाकी के काम देख ले। इतना कहकर कमला जी स्वेटर रख कर किचन में आकर खाना पकाने लगीं। अब क्योंकि पूजा की सहेलियों को सादा दाल रोटी के अलावा बहुत सारी चीज़ें मन भाती थीं, इसीलिए उसने अपनी सास को बोला, तो कमला जी ने भी तरह तरह की डिशेस बनाकर तैयार कर दी। क्योंकि कमला जी शुरू से ही खाना बनाने और खाने की शौकीन थीं, उन्हें खाने खिलाने का बड़ा शौक था और इसीलिए उन्होंने सिर्फ दाल रोटी बनाना नहीं सीखा, बल्कि जहाँ से जुड़ी, जहाँ उन्हें जो अच्छा लगता वह वहीं बनाना सीख लिया करती थीं। और फिर जब उनके बच्चे बड़े हुए और वह बाहर की चीज़ों को खाने पर जोर देने लगे, तो उन्होंने अपने बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भी सभी चीज़ें बनाना सीख लिया जो उनके बच्चों को पसंद थीं। और बस फिर तो आए दिन जब भी उनके बच्चे कहीं भी कोई नई डिश देख कर आते, तो आकर अपनी माँ यानी कमला जी को बताते और कमला जी वही डिश उन्हें बनाकर दे दिया करती थीं। आज पूजा ने भी तरह तरह की डिशेस की लिस्ट बनाकर कमला जी को थमा दी। तभी उनका छोटा सा पोता आया और किचन में आकर वहीं खेलने लगा। तो कमला जी ने उससे कहा, बेटा आप किचन में मत खेलो, मैं यहाँ काम कर रही हूँ ना, अगर आपको चोट लग गई तो इसीलिए आप बाहर जाकर खेलो, अभी आप छोटे हो ना, किचन में आपका क्या काम है। तो उनका पोता बोला, दादी आपने आज इतनी सारी चीज़ बनाई है, मुझे खाने को कुछ दे दो ना। तो कमला जी बोली, बेटा यह सारी डिशेस तो गेस्ट के लिए हैं, आपके लिए थोड़ी हैं। उन्होंने उसे चिढ़ाने के लिए कहा, तो वह रोया सा मुंह बनाकर बोला, मतलब दादी आपने इतना सारा खाना बस गेस्ट के लिए बनाया है, हमें कुछ नहीं मिलेगा। तब उदास होते हुए अपने पोते के गालों को खींचकर हंसती हुई कमला जी बोली, अरे बाबा इतनी सी बात में इतने उदास हो गए, क्यों नहीं मिलेगा मेरे बाबू को खाना, मैं सब खिलाऊंगी। अच्छा बताओ आपको क्या खाना है। कमला जी ने बच्चे को एक दो पकौड़े उठाकर दे दिए। उसने खाए तो वह मिर्च मिर्च चिल्लाने लगा, दादी पानी दे दो दादी, मुंह जल रहा है। जब वह चिल्लाने लगा तो कमला जी ने उसे पानी तो पिला दिया, लेकिन वे खुद सोचने लगी कि क्या सचमुच खाने में इतना तीखा ज़्यादा हो गया। अगर सच में ऐसा है तो उनकी बहू की सहेलियों को कितनी परेशानी हो जाएगी ना। बस यही सोचकर वे पकौड़े उठाकर चेक करने लगी कि तभी उनकी बहू किचन के पास से निकली और अपनी सास को देखकर कहने लगी, माँ जी हद कर रखी है आपने, या तो पहले बना लीजिए या पहले खा लीजिए, बनते बनते ही जूठन फैला रखी है आपने सब में। अगर यही सब अभी शर्मीली देख लेती तो कल को वह भी खाना बनाते समय सबसे पहले खुद ही खाकर निपटा लेती। माँ जी आप भी इतनी बड़ी होकर भी पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है आपका। कमला जी उसे अपनी सफाई देने लगी, लेकिन उसके पास इतना समय कहाँ था कि वह उनकी सफाई सुने। उसने तो अपनी बात कही और बुदबुदाती हुई अपने कमरे से बाहर निकल गई और अब अपनी फ्रेंड्स को फ़ोन करने लगी, कहाँ रह गए तुम लोग, यहाँ मैंने तुम्हें 12 बजे बुलाया था, लेकिन अब देखो घड़ी में 1 बजने को आया, लेकिन तुम में से कोई भी अभी तक आने को तैयार नहीं हुआ। कहीं तुम लोगों का प्लान तो चेंज नहीं हो गया। जब पूजा बोली तो उसकी सहेलियों ने कहा, अरे यार बस आ ही रहे हैं, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बस थोड़ी बहुत देर में पहुंच जाएंगे, विल बी देयर इन 15 मिनट्स ओनली। यह सुनकर पूजा बोली, ओके ओके कम फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर यू।
उसके बाद फोन रखती हुई पूजा किचन में आई और बोली, माँ जी, खाने पीने की सब चीज़ें तैयार हो गई हैं ना? कहीं ऐसा ना हो कि वह लोग आ जाएं और कुछ तैयार भी ना हो। तो कमला जी बोली, नहीं नहीं बहू, सब कुछ तैयार है, बस हरी चटनी और मीठी चटनी बनानी बाकी है। मैंने तुम्हारे ससुर जी को बाजार भेजा है सामान लेने के लिए, बस किसी भी समय आते ही होंगे। यह सुनकर पूजा अपने सिर पर हाथ मारती हुई बोली, हे भगवान, आपने भी कितने आलसी आदमी को भेज दिया। अब तो सामान आने से रहा, आज के दिन में तो चटनी खा ली फिर हमने। वह तो वैसे ही हर काम को 10 घंटे में करते हैं, जरा बाजार सब्जी लेने भेज दो तो 4 घंटे में आने की कोशिश करते हैं। इतना कहकर जैसे ही पूजा पीछे मुड़ी तो देखा कि उसके ससुर हाथ में थैला लिए खड़े हैं, जिनमें से एक हाथ में कुछ सब्जियां और दूसरे हाथ में किराने का कुछ सामान था। अपनी बहू की बातें सुनकर घनश्याम जी ने कुछ न कहा, लेकिन उनकी बहू की बातें, अरे बाबूजी, आज तो चमत्कार ही हो गया, इतनी जल्दी आ गए आप। चलिए अच्छा है, कम से कम आज कुछ तो ढंग का हुआ। चलिए फटाफट काम कर दीजिए माँ जी। इतनी ही देर में उसकी सहेलियां दरवाजे पर आ गईं और अंदर आते हुए वह सब लोग पूजा को आवाज देने लगीं, पूजा, पूजा। और पूजा दरवाजे पर पहुंची। गले मिलकर उसने बहुत खुशी से अपनी सभी दोस्तों का स्वागत किया और उन्हें घर के अंदर बुलाया। जैसे ही वे सब घर के अंदर आईं तो शर्मीली ने उन सब को लाकर पानी दिया और फिर शर्मीली को पूजा ने ही इशारा किया नाश्ता लाने के लिए और चाय लाने के लिए। तब शर्मीली के साथ कमला जी भी चाय नाश्ते का सामान लेकर आ गईं और पूजा की सभी सहेलियों को चाय पकड़ाई। कामकाज की वजह से उनके कपड़े थोड़े गंदे हो गए थे, लेकिन किचन से अपने कपड़ों को साफ करके बाहर आई थीं। शर्मीली ने सबको चाय करके दी और फिर कमला जी भी वहीं सबके साथ बैठ गईं। तो पूजा ने अपने सास ससुर को अपनी सहेलियों से इंट्रोड्यूस करवाया और उसके बाद उन सब लोगों ने साथ में मिलकर चाय नाश्ता किया। चाय नाश्ता करने के बाद पूजा की सभी सहेलियां पूजा के घर की और उसके परिवार की बहुत तारीफें करने लगीं। पूजा ने अपनी सास को खाना बनाने के लिए कहा और कमला जी फिर से किचन में पहुंच गईं। उन्होंने मदद के लिए शर्मीली को अपने साथ लगा लिया और जल्दी जल्दी खाना बनाने लगीं। लेकिन लगभग आधे घंटे बाद पूजा किचन में आई और बोली, माँ जी, ओ माँ जी, खाना बन गया क्या? पूजा की यह बात सुनकर आश्चर्यचकित होती हुई कमला जी बोली, बहू, तुम तो ऐसे पूछने आई हो जैसे होटल से तुमने खाना मंगा रखा था और मुझे बस गर्म करके देना था। अरे कोई 1-2 लोगों का खाना तो बनेगा नहीं, 8-10 लोगों का खाना बनेगा, तो उसमें टाइम तो लगेगा ना। तुम चाहती हो कि मैं इतने सारे लोगों का खाना पलक झपकते ही तैयार कर दूं, पर ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि मैं इंसान हूँ, कोई जादूगर नहीं। तब पूजा ने अपने दांत पीसते हुए कहा, माँ जी, हर वक्त बहस करने मत लग जाया करो, कम से कम यह ही देख लो कि बाहर मेरी सहेलियां बैठी हैं। और फिर जब वह इतनी देर से यहाँ बैठी ही थी तो आप खुद ही सोच लेती कि खाने पीने की तैयारी करनी है, लेकिन आपको तो हर काम मैं ही बताऊं, अपने आप तो खुद सोच नहीं सकती हैं आप। इतनी ही देर में उसकी सहेलियां उसे आवाज देने लगीं तो कमला जी ने फिर भी बात को संभालते हुए कहा कि बहू, तो एक काम कर, अपनी सहेलियों को अपना पूरा घर दिखा दे और इन्हें बगीचे में ले जाकर बिठा ले। मुझे बस आधा 1 घंटा दे दे, 1 घंटे में मैं सबके लिए कुछ ना कुछ बनाकर ले आऊंगी। तूने मेरे से जो भी कहा था वह तो मैंने बना लिया, लेकिन मैंने बस नाश्ते की तैयारी की थी, खाने के बारे में तो तूने मुझे कुछ कहा ही नहीं। तब पूजा ने अपनी सास की ओर टेढ़ा टेढ़ा देखा और वहां से चली गई। सहेलियों को लेकर इधर उधर घुमाने लगी और 1 घंटे बाद अंदर घर में आकर बैठ गई और शर्मीली को आवाज़ देते हुए बोली, शर्मीली,
सबके लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दो। यह सुनकर शर्मीली चौंक गई, क्योंकि अभी तक किचन में खाना बना ही नहीं था। तो शर्मीली लगा कहाँ से देती, लेकिन पूजा के सामने मना भी नहीं कर सकती थी। लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोले, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उसने कमला जी को खाने की तैयारी करते देखा था, और अब अचानक पूजा ने उसे खाना लगाने की डिमांड कर दी। दौड़कर शर्मीली किचन में गई तो कमला जी बोली, तू परेशान मत हो शर्मीली, बस जो जो मैं कहती हूँ वह करती जा। धीरे धीरे ले जाकर सारा सामान टेबल पर जमाना शुरू कर दे और फटाफट सलाद भी काट दे। इन सब के लिए मैंने इन सब के लिए आज बहुत स्पेशल सा खाना बनाया है। इन्होंने ऑनलाइन तो बहुत खाया होगा, लेकिन ऐसा खाना बनाया है आज मैंने जिसे यह जीवन भर याद रखेंगी। तू फटाफट जा और जाकर बर्तन देख। साथ ही पूजा बहू को पूछ लेना, अगर उसकी दोस्त कहें तो वहीं सोफे के पास रखी हुई टेबल पर खाना लगा दे, ताकि उसे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा और मुझे भी थोड़ा ज़्यादा समय मिल जाएगा। अगर फिर भी मन करे तो डाइनिंग टेबल पर ही खा लेंगी। तब शर्मीली ने जाकर यही सब बातें पूजा से कहीं तो पूजा बोली, शर्मीली तू पागल हो गई है क्या? अरे सोफे पर बैठकर कौन खाना खाता है? डाइनिंग टेबल किस लिए होता है? इसीलिए ना कि सब लोग साथ में बैठकर खाना खा सकें। तो बस हम सब भी साथ में बैठकर खाना वहीं खाएंगे, क्यों है ना? हाँ हाँ, सब लोग हाँ हाँ करने लगे और इधर पूजा सबको लेकर डाइनिंग टेबल पर पहुंच गई। शर्मीली फटाफट किचन में गई और डाइनिंग टेबल को सजाने के लिए किचन से ही दाल उठाकर ले आई। साथ में कमला जी ने सूखी आलू की भुजिया बना दी थी और उसके अलावा रायता, पूरियां और मीठे में खीर बना दी थी। 1 डेढ़ घंटे में 8-10 लोगों के लिए कमला जी ने इतना खाना बनाया, जो कि कोई मामूली बात नहीं थी, किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी इतनी जल्दी इतना सब करना। लेकिन कमला जी ने वक्त रहते सब कुछ संभाल लिया, ताकि उनकी बहू को अपनी सहेलियों के सामने नीचा ना देखना पड़े। फिर कमला जी गरम गरम खाना बनाती रहीं और शर्मीली ने सबको खाना परोस दिया और सबने खाना खाया। खाना खाने के बाद पूजा की सहेलियां बहुत खुश हुईं, लेकिन पूजा का तो मुंह फूल गया, क्योंकि वह अपनी सहेलियों से अपनी जो डींगे हाँकने लगती थी और इतनी बड़ी बड़ी बातें कहा करती थी, उसे लगा कि अब तो उनके सामने उनकी बेइज्जती हो गई। अब पूजा की सहेलियां यही कहेंगी कि उसने घर बुलाकर इन सब को इतना सड़ा सा खाना खिलाया। यह सब देखकर पूजा का दिमाग खराब हो रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। खाने की डिशेस को लेकर वह नाराज थी, लेकिन उसने यह बात किसी से न कही और उस वक्त अपने दोस्तों के सामने वह भी चुप रही। और खाना पीना खाने के बाद थोड़ी देर मस्ती मजाक और एंजॉय करने के बाद अब पूजा की सहेलियां अपने घर वापस जाने लगीं और एक एक करके वे सभी अपने घर वापस चली गईं। सब लोगों के घर से बाहर जाने के बाद आखिरकार कमला जी ने राहत की सांस ली और वे बरामदे में आकर सोफे पर आकर लेटी हुई थीं और वे उसी अवस्था में वहीं की वहीं बैठ गईं और शर्मीली को आवाज़ देकर बोलीं, शर्मीली ज़रा हाथ पैरों को मल देना, पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा कि इतनी हड़कल क्यों हो रही है। या फिर एक काम कर, सब छोड़, मेरे लिए और अपने बाबूजी के लिए ज़रा खाना निकाल दे, क्योंकि ना ही तो सुबह से उन्होंने खाना खाया है और ना ही मैंने खाना खाया है। तो शर्मीली बोली, आप बैठिए, बस अभी 5 मिनट में निकाल लाती हूँ आप दोनों के लिए। आप दोनों बैठिए, क्योंकि आज तो सुबह से आप दोनों ने ही कुछ नहीं खाया है। कहीं कमज़ोरी की वजह से तो आपको ऐसा नहीं लग रहा? तो वहीं सोफे पर बैठते हुए घनश्याम बाबू बोले, हो सकता है कि कमजोरी की वजह से ही लग रहा हो। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती हैं।
जिसकी वजह से दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही हैं। और फिर ऊपर से आज सुबह से इतना काम हो गया, तो थकान होनी तो स्वाभाविक सी बात थी। चलिए अब खाना खा लीजिए। इतनी ही देर में शर्मीली उनके लिए खाना निकाल लाई और टेबल पर रख दिया। तो वे दोनों वहीं सोफे पर बैठकर ही साथ में खाना खाने लगे कि इतनी ही देर में जब जैसे ही उन्होंने पहला टुकड़ा तोड़कर वे खाने ही वाले थे कि पूजा अपनी दोस्तों को छोड़कर दरवाजे से अंदर आ रही थी। और उन दोनों को खुश देखकर पूजा का गुस्सा और बढ़ गया और वह बोली, बहुत खुश हो रहे होंगे ना अब आप लोग, दुनिया के सामने मेरी बेइज्जती करवा कर। आपके कलेजे को ठंडक पड़ गई होगी ना माँ जी। अरे आप तो हमेशा ही मुझे नीचा दिखाना चाहती हैं। मैं ही हूँ जो यह सब समझती नहीं, और कोई मुझसे कहे तो मैं मानती भी नहीं हूँ। आज तो आपने हद ही कर दी। लेकिन मुझे नीचा दिखाने के लिए, मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती करने के लिए आपने यह रास्ता चुना। मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे। पूजा की यह सब बातें कमला जी के सिर के ऊपर जा रही थीं और घनश्याम जी भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। और समझते भी तो कैसे, क्योंकि उन लोगों के मन में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। उन्होंने तो खुशी खुशी अपनी बहू के रिश्तेदारों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया था। आज सुबह से कमला जी को ज़रा देर आराम न मिला, लेकिन उस सब के बावजूद भी उनकी बहू ने बजाय उन्हें धन्यवाद करने के अपनी ही सास को दुनिया भर की बातें सुनाना शुरू कर दिया। तो यह बात कमला जी को बहुत बुरी लगी। यह बात सुनकर कमला जी को इतना दुख हुआ कि उनकी उदासी कब उनके आंसुओं में बदल गई, खुद उन्हें भी पता न चला। लेकिन घनश्याम जी ने कमला जी को समझाया और कहा, कमला, तुम क्यों इतना परेशान होती हो, और इसमें दुखी होने की क्या बात है। और बहू, तुम मुझे एक बात बताओ, आखिर ऐसा क्या कर दिया तुम्हारी सास ने जो तुम उसे दुनिया भर की बातें सुना रही हो। सुबह से बिना कुछ भी आराम किए एक पैर पर खड़ी है वह, तुम्हारे रिश्तेदारों की सेवा पानी करने में लगी पड़ी है सुबह से, और तुम बजाय उसे धन्यवाद देने के, बजाय उसका एहसान मानने के, तुम उसे दुनिया भर की बातें सुना रही हो। यह कौन सी तमीज़ है तुम्हारी। तो उनकी बहू बोली, बस पापा जी, तमीज़ की तो आप बात ही मत करिए, क्योंकि माँ जी ने जो बदतमीज़ी आज की है वह मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैंने उनसे पहले ही कहा था ना कि मेरे दोस्तों के लिए कुछ अच्छा बनाकर खिला दें, और इसी के लिए मैंने ही कई सारी चीज़ों के बारे में इन्हें कहा भी था। मैंने इन्हें लिस्ट भी थमाई थी। तब कमला जी अपने आंसुओं को पोंछती हुई, अपनी आवाज़ को साधती हुई बोली, लेकिन बहू, रात तुम ही तो मेरे कमरे में आई थी ना, और तुमने ही कहा था कि माँ जी खाना वाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस सुबह नाश्ता ही बनेगा। और जब मैं स्वेटर बना रही थी तब भी तुमने मुझे नहीं कहा कि खाना बनाना है। तो यह सुनकर पूजा गुस्से में बोली, हाँ, तो यह भी तो नहीं कहा था सुबह कि नहीं बनाना है खाना। एक बार फिर से पूछ लेती। तो कमला जी बोली, बहू, अगर तूने मुझे पहले ही बता दिया होता या मना ना किया होता तो मैं और अच्छी अच्छी सी डिशेस बनाकर रख देती। तब पूजा बोली, अरे मुझे कौन सा पता था कि वे लोग यहाँ रुक कर जाएंगे। कल रात ही उन्होंने कॉल पर बताया था कि मेरे ही घर से पार्टी अटेंड करने के बाद वे लोग क्लब जाएंगी और वहाँ पर एक दूसरे के साथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। तो मुझे लगा कि यह लोग टाइम से निकल जाएंगे। तब अपनी बहू की बात सुनकर कमला जी आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगीं और मन ही मन यह सोचने लगीं कि जब तुम्हारी सहेलियों के बारे में तुम्हें ही नहीं पता था तो मुझे क्या पता होता। बेटा, लेकिन तुम इस बात को समझोगी ही नहीं और ना ही मानोगी। तुम्हें तो मेरी कमियां, मेरी गलतियां ढूंढने का एक बहाना चाहिए, जो कि फिलहाल तुम्हें मिल चुका है। लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं और चुपचाप बैठी बैठी सुनती रहीं।
फिर उनकी बहू पूजा गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में जाने लगी और यह कहती हुई कि बहुत मलूक बनाया है ना खाना, तुम लोग ही ठूंस लो इस खाने को। ऐसे शौक से बैठे हैं और ऐसे बातें कर रहे हैं, देखो जैसे कितना एहसान कर दिया हो मेरे ऊपर, शर्म भी नहीं आती। इतना सब कहकर पूजा अपने कमरे में चली गई। लेकिन पूजा तो इतना सब कहकर आसानी से सब भूल गई। लेकिन यह सब बातें कमला जी के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ गई थीं। उन्हें अपनी बहू की कही हुई बातें, यह सब बातें बहुत ज़्यादा बुरी लगी थीं। हंसी खुशी उन्होंने इतना सब किया, वैसे ही उन्होंने उम्मीद की कि आखिर उनकी बहू खुश होकर उनकी थोड़ी सी तारीफ कर देगी और उन्हें धन्यवाद तो कर ही देगी। लेकिन अफसोस कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा उनकी बहू ने उन्हें 50 बातें सुनाई। लेकिन अब कोई कुछ कर भी तो नहीं सकता था ना। ऐसे ही पूजा अक्सर किया करती थी, खुद ही उन्हें कोई काम करने को कहती और अगर वे कर देती तो फिर उन्हें पागल या दिमाग नहीं है या बेवकूफ़ों जैसे काम क्यों करती हो माँ जी, यह सब कहा करती थी। और इन सब बातों से कमला जी अंदर ही अंदर बहुत परेशान थीं, अंदर ही अंदर घुट रही थीं, क्योंकि वह अपनी बहू से कुछ कह भी नहीं पाती थीं। लेकिन यह सब बातें अब वो सह भी नहीं पा रही थीं। पूजा ने तो अपनी सास का मजाक बना दिया था। वह कोई काम करें तो परेशानी, ना करें तो भी परेशानी। अगर कोई काम ना करती तो अड़ोस पड़ोस में सबसे अपनी सास की बुराई करती फिरती, कहती कि मेरी सास तो कुछ काम करने को तैयार ही नहीं होती। घर में सारा काम, नौकरानी के अलावा जो भी काम होता है सब मुझे ही देखना पड़ता है। अरे माना कि घर में नौकर आता है तो कम से कम बैठकर उस नौकर को काम तो बताया ही जा सकता है ना। लेकिन नहीं, काम वाली लगा रखी है मेरे पति ने, फिर भी उसे ढंग से काम तक नहीं समझा सकती। अब उस काम वाली को यानी शर्मीली को काम समझाना हो या उसका काम देखना हो या फिर उसके बाद के बचे कुचे कामों को करना हो तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। कई बार तो कमला जी को उनके पड़ोसियों ने टोक भी दिया था कि अरे कमला बहन, आपकी बहू इतनी अच्छी है, आपका बेटा भी अच्छा है, तो आप उनकी ज़रा सी भी मदद क्यों नहीं करवा देती। हर चीज़ के लिए बेचारी खुद ही भागा दौड़ी करती रहती है, बाहर के ही कितने काम हो जाते हैं। ऐसे में आप घर में जो काम वाली काम करती है उससे तो काम करवा ही सकती हैं ना। अब वह उन सबको क्या ही कहती कि उनकी बहू ने पिछले 5 सालों से इस काम वाली को चुन रखा है और अब तो शर्मीली भी परिवार का हिस्सा ही थी। बस फर्क इतना था कि वह कमला जी और घनश्याम जी से ज़्यादा पूजा का गुणगान किया करती थी। इसका इकलौता कारण यह था कि शर्मीली को पूजा न सिर्फ तनख्वाह दिया करती थी बल्कि अपने पुराने कपड़े हों या कोई सामान हो जो घर में बेकार पड़ा रहता था, पूजा वह सभी सामान अक्सर शर्मीली को ही दे दिया करती थी, जिसके कारण शर्मीली पूजा का गुणगान किया करती थी और हर समय उसी के आगे पीछे घूमती रहती। जो पूजा बोल देती शर्मीली वही काम किया करती थी। यहाँ तक कि पूजा ने ही शर्मीली को कह भी रखा था कि जो काम वह बताए शर्मीली को बस वही काम करने हैं। और इसीलिए तो शर्मीली इतनी खुश रहा करती थी, क्योंकि पूजा की अपनी सास से ईर्ष्या के कारण शर्मीली मज़े से रह रही थी। क्योंकि जब भी कमला जी उसे कोई काम बताती तो वह उसे अनसुना कर देती। लेकिन यह सब बातें कमला जी भला कैसे अपने पड़ोसियों को समझाती, कैसे उन्हें अपनी बहू के कारनामों के बारे में बताती। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीता और एक दिन पूजा जब घर पर बच्चों के लिए शर्मीली से नाश्ता बनवा रही थी तो तभी कमला जी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठी और बोली, शर्मीली, आज तो सुबह से बड़ी तेज भूख लग रही है,
फटाफट नाश्ता निकाल कर दे दे, फिर मुझे दवाई भी खानी है। चक्कर से आ रहे हैं, लग रहा है कि बीपी बढ़ जाएगा। शर्मीली ने एक पराठा प्लेट में रखकर उन्हें दे दिया और कमला जी आराम से पराठा खाने लगी और शर्मीली से एक और पराठा मांग लिया। इतनी ही देर में पूजा बच्चों को तैयार करके ले आई और किचन में जाकर बोली, शर्मीली, यहाँ बर्तन में 2 पराठे रखे थे, वह कहाँ चले गए? तो बर्तन साफ करती हुई शर्मीली बोली, दीदी जी, वह पराठे तो मैंने अम्मा जी को दे दिए। शर्मीली के इतना कहते ही वह बहुत जोर से चिल्लाई और बोली, इन्हें दे दिया मतलब? मैंने तुझे कहा था ना कि बच्चे एक बार नाश्ता करके चले जाएं, उसके बाद बनाकर सबको खिलाती रहना। तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आती क्या? अब एक बात तुझे भी 4-4 बार बोलनी पड़ेगी। जब मैंने तुझे एक बार कहा था तो तुझे समझ में नहीं आता। अब बच्चे बिल्कुल स्कूल जाने के लिए रेडी हैं, बता इन्हें मैं क्या खिलाऊं? तो शर्मीली बोली, सॉरी दीदी जी, दिमाग से निकल गया। अम्मा जी को दवाई खानी थी ना, इसीलिए। आप अभी रुकिए, बच्चों के लिए फ्रिज में से पोहा निकाल कर गर्म कर देती हूँ। तो गुस्से में पूजा बोली, अरे मेरे बच्चे क्या रात का बासी खाना खाकर स्कूल जाएंगे? अगर पोहा रखा ही था तो इन्हें नहीं दे सकती थी? इन्हें कहाँ जाना था? बस दवाई ही तो खानी थी। और माँ जी, ऐसी ही आप हैं, इससे पूछ नहीं सकती थी कि बच्चों ने नाश्ता किया है या नहीं किया? लेकिन नहीं, आपको तो बस अपना अपना सोचना है। हद कर रखी है बिल्कुल। वह इतना सब बोल रही थी कि तभी पीछे से घनश्याम जी आ गए और बोले, अब क्या हमारे खाने पीने पर भी रोक टोक लगाओगी बहू? अगर उसने पराठे खा भी लिए तो कौन सी आफत आ गई? अपनी हद में रहना सीख लो और हमसे ज़्यादा बदतमीज़ी करने की कोशिश मत किया करो। मत भूलो कि इस घर के मालिक हम ही हैं, तो इतना रौब झाड़ने की कोशिश मत करो। बहुत दिनों से मैं तुम्हारी बदतमीज़ी देख रहा हूँ, लेकिन आज के बाद मेरी पत्नी से इस लहजे में बात करने की कोशिश भी मत करना, समझ गई ना? अब जाओ, जाकर अपना काम करो। बच्चों को स्कूल छोड़कर आना है या जो करना है करो। और वैसे भी बच्चों को कितना पराठे खिलाती हो तुम, देखा है मैंने। तुम तो उन्हें रोज़ ब्रेड पर जैम लगा कर देती हो नाश्ते में, तो आज भी वहीं दे दो, कौन सी आफत आ जाएगी? अपने ससुर जी के इतना बोलते ही पूजा मुंह पर हाथ रखकर चिल्लाने लगी, हे भगवान, जरा देखो तो सही, अपनी बहू से कैसे जुबान लड़ा रहे हैं, जैसे यह मेरे साथ के हों। मैंने तो आपसे कुछ कहा भी नहीं, फिर भी बीच में कूद पड़े। अरे औरतों की लड़ाई में, औरतों की बातचीत में आपका क्या मतलब? आज आने दीजिए आपके बेटे को, शाम को वहीं आपकी खबर लेंगे। पूजा ने जब घनश्याम जी को इतना कहा तो वह गुस्से में बोले, हाँ हाँ, आ जाने दो, आज देखते हैं कि कौन किसकी खबर लेगा। जितना बर्दाश्त करना था मैं कर चुका, इससे ज़्यादा बर्दाश्त करना मेरे लिए संभव नहीं है। आने दो आज, जो होगा सो देखा जाएगा। तुम्हें जो कहना हो तुम कह लेना, मुझे अपनी सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कमला, तुम आराम से पराठे खाओ। और सुनो शर्मीली, जाकर मेरे लिए भी पराठे बना दो। और हाँ, आज से सुबह नाश्ते में हम दोनों के लिए भी पराठे ही बनेंगे। और हाँ, बच्चों के लिए भी अच्छा सा नाश्ता बना दिया करना। तो गुस्से में पूजा वहाँ से चल दी और बोली, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चों की चिंता करने की। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखना बहुत अच्छे से आता है मुझे। चलो बच्चों, आज तो देख लिया ना अपने दादाजी को। बड़े दादाजी और दादी माँ करते रहते थे ना, देखो इनके तमाशे। तो पूजा का छोटा सा बेटा बोला, मम्मी, दादी ने पराठा खा लिया तो क्या हो गया? आपने खामोखा इतनी बातें सुना दी। यह सुनकर पूजा अपने माथे पर हाथ मारती हुई बोली, हे भगवान, क्या होगा मेरा? मेरी तो औलाद भी इनकी परम भक्त बनी पड़ी है। चल तू मेरे साथ, सुधारती हूँ आज तुझे। बड़ा दादी का चमचा आया, चल यहाँ से। इतना कहकर
अपने बेटे का हाथ पकड़कर पूजा उसे वहां से ले गई। शाम हुई तो पूजा का पति शाम को घर वापस लौटा और घर वापस आते ही पूजा ने उसे न जाने क्या क्या कहा और वह बड़े गुस्से में आकर अपने पिता के पास झगड़ा करने के लिए पहुंच गया। वह अपने पापा के कमरे में गया और दरवाज़ा खटखटाया। घनश्याम जी उसके चाल ढाल देखकर ही समझ गए थे, तो बोले, आओ, कहना है जो कहो। तब उनका बेटा उमेश बोला, पापा, पूजा ने बताया मुझे आज जो कुछ भी हुआ, आपको उससे ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था। और यह जो आप राग अलापने लगे हैं कि मेरा घर है, यह क्या लगा रखा है आपने? क्या इस घर में मेरा कुछ भी नहीं है? अगर यह आप ही का घर है, तो हम क्यों हैं इस घर में? हमें तो इस घर में होना ही नहीं चाहिए ना। जब सब कुछ आपका ही है, हमारा कुछ है ही नहीं, तो हम क्यों हैं यहाँ पर? अगर आपको हमारे रहने से इतनी परेशानी है तो बता दीजिए हमें। हम घर छोड़कर चले जाएंगे कहीं और रह लेंगे। अपने बेटे की यह बात सुनकर घनश्याम जी बोले, बेटा जी, जैसे अपनी पत्नी की बातें सुनकर गुस्से में यहाँ तुनक कर चले आए हो, वैसे एक बार अपने बाप से भी तो पूछा होता कि बात क्या थी, क्यों मैंने उससे यह सब बातें कहीं। आज सुबह क्या हुआ? तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें आधी बातें बताई होंगी। जो हुआ अगर पूरी बातें बताई होती तो तुम मेरे सामने इस लहजे में बात करने के लायक नहीं होते। खैर, जो भी हो, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें नहीं बताया, ना ही तुम मुझसे पूछ रहे हो। फिर भी तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारी पत्नी ने आज सुबह क्या किया। बहुत दिनों से मैं उसकी यह सब बदतमीजियां बर्दाश्त कर रहा हूँ और अपनी आंखों से देख रहा हूँ। खुद ही तो कमला को कोई ना कोई काम करने के लिए कह देती है और फिर खुद ही इसे दुनिया भर की बातें सुनाने लगती है कि आपको यह काम करने की तमीज़ नहीं है, बिल्कुल गंवार है, पिछड़े ज़माने की औरत है। ऐसी ही न जाने कितनी बातें सुनाती है इसे, लेकिन उसने फिर भी आज तक उसकी हर बात मानी। जब भी तुम्हारी पत्नी इसे कोई काम देती है तो यह उसे करने में जुट जाती है और हर बार उतनी ही लगन से काम करती है, बस यह सोचकर कि इस बार यह काम मेरी बहू को पसंद आ जाए। लेकिन नहीं, बहुरानी को तो कुछ पसंद ही नहीं आता। हर बार इसके काम में उसे कमियां नजर आने लगती हैं। लेकिन तुम यह बात कहाँ समझोगी? तुम्हें तो बस अपनी पत्नी ही दिखाई देती है। माँ के बारे में सोचना तो तुमने ज़रूरी ही नहीं समझा। और आज सुबह जो वाकया हुआ था, वह ऐसे था। घनश्याम जी ने सुबह का सारा वाकया अपने बेटे को बता दिया और बोले, बेटा, एक बात गांठ बांध लो। मैं बूढ़ा ज़रूर हुआ हूँ, मैंने काम ज़रूर बंद किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपनी पत्नी को किसी के जूतों पर रोटियां खाने के लिए छोड़ दूं। अगर तुम और तुम्हारी पत्नी यही चाहते हैं और तुम्हारी यही इच्छा है, तो माफ़ करना, लेकिन मुझे कतई मंजूर नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी मेरी पत्नी के साथ ऐसा ही बर्ताव करती रहे और मैं चुपचाप सब देखता रहूं और कुछ ना बोलूं, तो ऐसा नहीं हो सकता बेटा जी। अगर तुमसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो तुम शौक से घर छोड़कर जा सकते हो। मुझे मेरी पत्नी का सम्मान औलाद के प्यार से कई गुना ज़्यादा प्यारा है। तुमसे प्यार तो करता हूँ, लेकिन साथ ही अपनी पत्नी के आत्म स्वाभिमान की रक्षा करना भी मेरा ही फर्ज है। शादी के पहले, जब तक तुम इस दुनिया में थे भी नहीं, तभी मैंने अपनी पत्नी को 7 वचन दिए थे, जिनमें से एक यह भी था कि मैं अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा करूँगा भी और दूसरों से भी कराऊँगा। इसीलिए अगर तुम अपनी पत्नी के साथ यह घर छोड़कर जाना चाहो, तो शौक से जा सकते हो। लेकिन अगर इस घर में रहना है, तो उसे बड़ों से बात करने की तमीज़ और तहजीब सीखनी होगी, वरना इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। यह बात सुनकर उमेश वहाँ से निकल गया
और अपने कमरे में जाकर बड़बड़ाता रहा। अगली सुबह कमला जी और घनश्याम जी जैसे ही नाश्ता करने बैठे, वैसे ही उनका बेटा अपना सामान पैक करके घर से निकलने लगा। तो घनश्याम जी ने उमेश को आवाज़ दी और कहा, उमेश, कहीं घूमने जा रहे हो क्या? तो उमेश गुस्से में बोला, आपने ही तो कहा था कि अगर चाहूँ तो घर छोड़कर जा सकता हूँ, तो बस घर छोड़कर जा रहा हूँ। तब घनश्याम जी ने उमेश को अपने पास बुलाया और कहा कि उमेश, मैंने जो भी कहा बिल्कुल सच कहा और बिल्कुल ठीक कहा है। अगर तुम्हारी पत्नी मेरी पत्नी को सम्मान नहीं दे सकती, तो तुम शौक से जाओ, क्योंकि आखिरकार तुम भी तुम्हारी पत्नी के स्वाभिमान की रक्षा कर रहे हो। लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहना सीख लो बेटा, वरना जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। और बहू, एक सीख खास तौर पर तुम्हें दे रहा हूँ कि आज तुम जो हमारे साथ कर रही हो ना, ईश्वर से प्रार्थना किया करना दिन रात कि कल को तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ वह ना करे, क्योंकि जब बुढ़ापे में अपना इकलौता सहारा हाथ छुड़ाकर भागता है ना, तो बहुत दर्द होता है, बहुत कष्ट पहुंचता है। मैं नहीं चाहता कि यह दर्द तुम सहन करो। तुम्हें हम दोनों बूढ़े पति पत्नी की दो रोटियां भारी लगने लगीं। बस इसीलिए मैंने इसे कहा था। लेकिन सचमुच तुम लोग हमें छोड़कर जा रहे हो। देखने के बाद मेरा औलाद नाम के शब्द से विश्वास ही उठ गया है। तुम लोग इतनी छोटी सी बात के लिए हमें छोड़कर जा सकते हो, तो कल को अगर कोई बड़ी मुसीबत आन पड़ी तो क्या हमारा साथ दोगे? लेकिन याद रखना बहू, कि एक दिन तुम्हारा भी बेटा बड़ा होगा और वह भी तुम्हारे कर्मों की सज़ा तुम्हें देगा। तब तुम्हें समझ आएगा कि जब एक माँ से उसके बेटे को दूर किया जाता है तो कैसा दुख होता है। और सुनो बेटा, नखरे में घर छोड़कर जा तो रहे हो, एक बात अपने दिमाग में बिठा लेना कि आज के बाद अगर तुम यह घर छोड़कर चले गए, तो तुम्हारा इस घर से आज के बाद कोई रिश्ता नहीं होगा। मैं तुम्हें अपने घर, जमीन जायदाद सब से बेदखल कर दूंगा। यह सुनते ही न सिर्फ उमेश बल्कि पूजा के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। उमेश ने पूजा की ओर देखा, फिर अपने पिताजी के पास वापस लौटा और बोला, क्या कहा आपने पापा? जरा दोबारा बोलिए तो। तब घनश्याम जी बोले, जो अभी तुम हमें 2 टाइम की रोटी नहीं खिला सकते और अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर भाग सकते हो, तो मैं क्यों अपनी प्रॉपर्टी से तुम दोनों को बेदखल नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। आखिरकार यह मेरी मेहनत की कमाई है, किसी और का इस पर कोई अधिकार नहीं। मैं जो चाहे करूँ। जैसे तुम्हारी पत्नी हम पर अपना हुक्म चला सकती है, वैसे ही मैं भी अपनी संपत्ति पर अपना हुक्म चला सकता हूँ। और मैं आज ही वकील को बुलाकर तुम दोनों को अपनी जायदाद से बेदखल करने के सारे कागजात तैयार करवा लूँगा और शाम तक तुम्हें भिजवा भी दूँगा। बल्कि शाम तक क्यों, रुको, वकील को बुलाता हूँ। वह 2 घंटे में कागज़ तैयार करके आ जाएगा। तब तुम लोग यहाँ से जाते वक्त उन सब कागजात पर दस्तखत करके ही जाना, क्योंकि अगर एक बार सब कुछ सेटल करके जाओगे यहाँ से, तो दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। एक काम करो, 2 घंटे के लिए अपने अपने सूटकेस कमरे में रख लो। वकील को फ़ोन करके मैं बुला ही रहा हूँ। अब जायदाद से बेदखल होने की बात सुनकर तो पूजा और उमेश दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल थी। उन्होंने खुद अपना सामान घर में भी नहीं रखा और घर से बाहर भी नहीं किया। बस अपने बच्चों को लेकर कमरे में गए, जहां पूजा उमेश से कहने लगी, उमेश, तुम्हारे माँ पापा का दिमाग चल गया है क्या? कैसी बकवास और बेफिजूल की बातें कर रहे हैं दोनों के दोनों। अरे अगर तुम्हें भी जायदाद से बेदखल कर देंगे, तो यह सारी प्रॉपर्टी किसके नाम करेंगे? तुम बिल्कुल परेशान मत हो, आखिरकार सब कुछ तुम्हें ही मिलेगा। तो गुस्से में उमेश बोला, क्या परेशान मत हो, अगर गुस्से में पापा ने मुझे बेदखल कर ही दिया
तो तुम क्या कर लोगी? और वैसे भी बुजुर्गों के लिए आजकल कानून भी बहुत सख्त है, इसीलिए मम्मी पापा को हल्के में मत लेना। और मुझे तो तुम्हारा समझ नहीं आता, तुम्हारे पेट में क्या दर्द रहता है जो रोज आए दिन घर में कलेश करके बैठ जाती हो? अरे, जब घर में शर्मीली को काम पर रखा हुआ है पापा ने, तो तुम्हारा क्यों ड्रामा रहता है? क्यों हमेशा तमाशा करती हो? इस पर पूजा बोली, मैं तमाशा करती हूँ या तुम्हारी माँ तमाशा करती है? तब उमेश बोला, बस करो पूजा, प्लीज़। अब मुझे मत यह सब तमाशा दिखाओ, क्योंकि सच मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानती हो। तब पूजा एकदम चुप हो गई और कुछ ना बोली। तो उमेश ने उसे समझाया, पूजा, हमारे बच्चे इतने भी छोटे नहीं हैं। मेरी तनख्वाह कितनी है, बाहर खर्चा कितना होगा, अपना घर तक नहीं खरीद पाएंगे हम, पूरी जिंदगी बीत जाएगी ऐसे ही। ऐसे में करोड़ों का यह मकान, तुम मुझे क्यों इससे बेदखल करवाना चाहती हो यार? तो पूजा पैर पटकती हुई बोली, मुझे नहीं पता उमेश, मुझे नहीं रहना इस घर में। तब गुस्से में उमेश बोला, एक तो मुझे तो तुम्हारा तमाशा सच में समझ नहीं आता। अरे बेवकूफ हो क्या? दिमाग में गोबर भरा है? बिल्कुल ही। अरे यार, कितना प्यार से समझा रहा हूँ, बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाओगी फ्यूचर में। और यह जो घर में महारानी बनकर बैठी रहती हो ना, सब पता चल जाएगा। यह फ्लैट पापा के नाम पर है और अभी तक पापा की पेंशन आती है, जिसकी बदौलत हमारा खर्चा चल रहा है, वरना बच्चों की फीस तक नहीं भर पाऊंगा मैं ढंग से। दिमाग को थोड़ा काबू में लेकर आओ और मत भूलो कि वही हैं जिनकी बदौलत हमारे बच्चे पढ़ भी पा रहे हैं, और वह जो घर में हर चीज़ लाकर रखते हैं। तुम्हें उस इंसान की दो रोटियों से भी परेशानी होने लगी। अरे कैसी बेवकूफ़ औरत हो तुम! और भी न जाने कितनी बातें उमेश ने गुस्से में पूजा को सुना डाली। और पूजा चुपचाप सब कुछ सुन रही थी, लेकिन कुछ बोली नहीं, क्योंकि उमेश ने उसे धमका दिया था कि अगर पूजा को घर छोड़कर जाना ही है, तो अब वह अकेली जाएगी। उमेश अपने माँ बाप को छोड़कर अब कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसे अपनी और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। 2 घंटे में पूरा होने में अभी भी कुछ समय बाकी था कि इतनी ही देर में उमेश नीचे आया और बोला, बाबूजी, पूजा कुछ कहना चाहती है। पूजा, आओ आगे आओ। दरअसल बाबूजी, पूजा को अपनी गलती का एहसास है। उसने माँ के साथ जो किया, वह उसे नहीं करना चाहिए था। और फिर माँ ही तो इस घर की बड़ी मालकिन है ना, पूजा तो बाद में ही है। इसे इस गलती का एहसास हो गया है बाबूजी। पूजा ने भी अपनी सास से माफ़ी मांगी, तो उन दोनों ने ही उन्हें माफ़ कर दिया। और उमेश ने अपने पिताजी से कहा कि पापा, अब किसी वकील को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। हम सब एक साथ एक परिवार की तरह यहाँ खुशी खुशी रहेंगे। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह सब बातें सुनकर घनश्याम जी और कमला जी दोनों ही बहुत खुश हो गए और उन्होंने अपने बच्चों को गले लगा लिया और वे दोनों चले गए। सब अपने कमरे में आराम करने लगे। तो घनश्याम जी बैठे बैठे कुछ सोचकर बहुत जोर से हंस पड़े और बोले, क्या ज़माना आ गया है, रिश्तों से ज़्यादा अब पैसे की पूछ है। उन्हें अकेले ही बड़बड़ाते और हंसते हुए देखकर कमला जी उनके नज़दीक आईं और बोलीं, क्या हुआ, आप इतना हंस क्यों रहे हैं? मैं तो यह सोच सोच कर परेशान हूँ कि अगर बच्चों को उनकी गलती का एहसास नहीं होता, तो आज हमारे बच्चे हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाते। वकील के आते ही सब अलग हो जाते, सब बिखर जाता। कमला जी की यह बात सुनकर वह और जोर से हंसे और बोले, अरे भाग्यवान, वकील कैसे आ जाता? वकील तो तब आता ना जब वकील को बुलाया जाता। यह सुनकर कमला जी आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगीं। तो घनश्याम जी बोले, अरे भाई, मैंने किसी वकील वकील को फ़ोन किया ही नहीं था। वह तो तुम्हारी औलाद का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए यहाँ उन्हें उनकी
और अपनी वैल्यू समझाने के लिए यह सब बोलना बहुत ज़रूरी था। बस इसीलिए उनसे झूठ बोला और देखो, उनका सच हमारे सामने आ गया। अब इस बात को अपने दिमाग में बिठा कर रखना कि अपनी मौत तक भी हमें अपनी जायदाद की रक्षा करनी है, वरना हमें हमारी रक्षा करने वाला कोई न मिलेगा। यह कहकर हंसते हुए घनश्याम जी थोड़े गंभीर हो गए। तो कमला जी बोली, कोई बात नहीं जी, देर आए दुरुस्त आए। अब तो उन्हें उनकी गलती का एहसास हो ही गया है ना। तब घनश्याम जी बोले, भाग्यवान, कब तक इतनी सीधी रहोगी? तुम्हारे बच्चे यहाँ जायदाद के लिए रुके हैं, हमारे लिए नहीं। आज की दुनिया में पैसा ही सबसे ज्यादा कीमती रह गया है। रिश्तों की, अपनों की कोई ज़रूरत नहीं, कोई मोल नहीं रह गया। लेकिन हाँ, ऐसी औलाद का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए हमें अपनी इस धन दौलत का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, घनश्याम जी ने अपने बेटे के साथ जो धोखा किया, क्या वह सही था या गलत? इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।